हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सम्यक जानकारी में स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोगों ने जान लिया था कि जो अधिकांश लोग हैं वह कहाँ पे नियोजित हैं, और हम लोग यह भी जान चुके थे कि जो लोग हैं वह अधिकांश प्राथमिक क्षेत्र में ही नियोजित हैं। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि रोजगार का सृजन कैसे करें। अल्प बेरोजगारी के बारे में भी कल जाने थे हम लोग कि जो अल्प बेरोजगारी के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में ही अधिक से अधिक काम करते हैं। और आज इन्हीं सभी मुद्दों के निवारण के बारे में जानेंगे कि रोजगार का सृजन कैसे करें, रोजगार कैसे लोगों को दिलाएं, कैसे हम रोजगार करें ताकि एक बेहतर माहौल बन सके। दोस्तों, हम उपयुक्त चर्चा में देख सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति क्या हुई है, बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल ही रोजगार नहीं मिला है। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हम कुछ तरीकों के बारे में देखेंगे और एक छोटे से उदाहरण से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असंचित भूखंड का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, एक लक्ष्मी है और उसका 2 हेक्टेयर क्या है, असिंचित भूखंड है। उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है। जो सरकार है उसके खेत की जो सिंचाई करने के लिए कुएं का निर्माण करा सकती है, और उस कुएं के निर्माण में जो भी खर्च आएगा उसको वह क्या कर सकती है, व्यय कर सकती है, या बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में एक दूसरी फसल गेहूं उपजाती है। हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिनों यानी कि बीज डालने, पानी देने, खाद डालने और कटाई में तक रोजगार प्रदान कर सकती है। जो लक्ष्मी है वह 2 लोगों को 50 दिनों तक क्या कर सकती है, रोजगार प्रदान कर सकती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को, जो परिवार के 2 अन्य सदस्य हैं उनको अपनी ज़मीन में रोजगार मिल सकता है। अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नहर खोदी जाती है। इसमें कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। यानी कि दोस्तों, ये कह रहा है कि जैसे यदि किसी सिंचाई के लिए हमें कोई नहर खुदवाना हो या कोई मेड़ बंधवाना हो, तो इसमें क्या होंगे, परिवार के अन्य 2 सदस्य लगेंगे। तो जो अन्य 2 सदस्य लगेंगे यानी कि अल्प बेरोजगारी की गंभीर समस्या से क्या हो सकते हैं, वे बच सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि यह 2 लोगों को क्या कर सकती है, 50 दिनों तक काम दे सकती है, बीज डालने का, पानी देने का, खाद डालने का और कटाई में। और परिवार के 2 अन्य जो सदस्य हैं उन्हें भी अपने ज़मीन में रोजगार मिल जाता है। अब मान लेते हैं ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए नए-नए बांधों की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होंगे, रोजगार के सृजन होंगे। अब दोबारा मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं। उन्हें कुछ उत्पादन बेचने की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्हें अपना उत्पादन नज़दीकी के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। जैसे कि यदि मान लीजिए जो लक्ष्मी है और दूसरे जो किसान हैं पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करने लगते हैं, तो उन्हें वह क्या करेंगे, सोचेंगे ना कि एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई किया जाए, यानी कि मार्केट में ले जा कर के बेचा जाए, शहर में लेके जाया जाए जो भी उत्पाद है उसका। और वहाँ पे ले जाने के लिए उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, परिवहन की, ट्रांसपोर्ट की, भंडारण की। ठीक है, भंडारण स्टोर की, यानी कि परिवहन की, भंडारण की। अब भंडारण और ट्रांसपोर्ट कब चल पाएंगे, जब गांव में आने के लिए एक बेहतर सड़क रहेगा। तो बेहतर सड़क का निर्माण होगा, छोटे छोटे ट्रक होंगे, तो यानी कि जो छोटे ट्रक चलाएंगे उनको भी, उसमें भी कुछ लोग जाएंगे, उन्हें रोजगार मिला। यदि सड़क का निर्माण बेहतर तरीके से कराया जाए तो इसमें भी कुछ लोग लगेंगे तो रोजगार मिला। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रोजगार दिला सकते हैं। और हो गया,
फिर इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। इस कार्य में केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार मिल सकता है। ठीक है। लक्ष्मी की ज़रूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है। जो लक्ष्मी की ज़रूरत है वह केवल पानी तक ही सीमित नहीं है। खेती करने के लिए उसे बीज, उर्वरकों, कृषिगत उपकरणों और पानी निकालने के लिए पंप सेटों की भी ज़रूरत है। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीज़ें पर खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि वह गरीब है। इसलिए उसके साहूकारों से पैसा उधार लेना होगा। जैसे कि केवल पानी तक ही थोड़ी ना सीमित है, उसे खाद चाहिए, कृषिगत उपकरण चाहिए, पानी निकालने के लिए पंप सेट चाहिए। तो वह एक गरीब किसान है, वह यह सब क्या कर सकती है? नहीं खरीद सकती है। इसके लिए वह क्या करेगी? साहूकार से कुछ पैसा उधार लेगी। ठीक है। और उसे लेना भी पड़ेगा और उच्च ब्याज दर पर वापस करना पड़ेगा। यदि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान करती है, साख मतलब होता है ऋण। ठीक है। साख मतलब होता है ऋण। यदि ऋण प्रदान करता है तो वह इन सभी चीज़ों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम होगी। तात्पर्य यह है कि जैसे कि यदि कोई नज़दीकी बैंक है, ठीक है, वह कम ब्याज दर पर उसे पैसा देने पर मतलब मंजूरी करता है, तो वह क्या होगी? अपनी भूमि में अधिक से अधिक फसल उगाने में या सिंचाई करने में क्या होगी? सक्षम होगी। साथ ही साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख भी प्रदान करने की ज़रूरत है। यानी कि इससे मालूम होता है कि केवल जो है कि उसकी जो मतलब इच्छा है वह पानी तक ही सीमित नहीं है, उसकी जो परेशानी है वह पानी तक ही सीमित नहीं है। उसे पैसे की भी ज़रूरत है, कृषिगत उपकरण की भी ज़रूरत है, पंप सेटों की भी ज़रूरत है, यानी कि हर एक चीज़ की ज़रूरत है। यानी कि कह रहा है कि यदि सरकार किसानों को क्या करे? लोन दे, साख दे, तो उनकी जो ज़रूरतें हैं वह क्या हो जाएंगी? पूरी हो जाएंगी। लेकिन वर्तमान समय में ये सब हो रहा है, हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। इसका हम लेसन 4 में अध्ययन करेंगे, मुद्रा और साख का। उसमें हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे कि पैसा क्या है, आय क्या है और ऋण क्या है, और उनकी आवश्यकताएं क्या हैं और क्यों हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अध्याय 4 में चर्चा करेंगे। हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो ये समस्या है एक और अलग तरीके से समाधान कर सकते हैं। वह तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकें। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अनेक किसान अरहर और मटर उपजाने का निर्णय करते हैं। इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए तथा शहर में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसा ही उदाहरण है। ये कह रहा है कि एक अन्य मतलब जो रोजगार का, देखिए ये टॉपिक ही है रोजगार का सृजन कैसे करें। कोई भी माइंड लगाइए, कोई भी दिमाग लगाइए, हमें रोजगार का सृजन करना है और ऐसे रोजगार का सृजन करना है जहाँ पे अधिक से अधिक लोग क्या हो सकें? नियोजित किए जा सकें। तो इसमें कह रहा है, उदाहरण के जगह मान लेते हैं कि कुछ किसान हैं जो अरहर का दाल, चना या और अन्य चीज़ें उगाने का निर्णय लेते हैं, उपजाने का निर्णय लेते हैं। तो इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसी उदाहरण है। यदि हम दाल मिल की स्थापना कर दें, उसमें बेसन पीसा जाए, यानी कि और भी अन्य चीज़ें बनाई जा सकती हैं, नमकीन बनाया जाए, तो इसमें क्या हो सकते हैं? और अधिक से अधिक लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और अधिक से अधिक लोग जाएंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। शीत भंडारण गृहों के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा। शीत भंडारण, अब वे अपने आलू प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सकें और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सकें। देखिए ये कह रहा है कि यदि शीत भंडारण की सरकार व्यवस्था करती है, यानी कि शीत भंडारण वह, यानी कि फ्रिज वाला भंडारण, यानी कि ऐसा स्टोर जहाँ पे हमेशा क्या हो? ठंडक रहे थोड़ा थोड़ा। तो जैसे कि यदि मान लीजिए हमारा आलू निकला, मान लीजिए 5 किलो निकला, प्रेजेंट टाइम इसकी जो कीमत है 5 रुपये किलो है। ठीक है। और यदि हम इस 5 किलो आलू को 2 महीने तक रख दें तो इस आलू की कीमत हो जाती है 20 रुपये किलो। तो क्या होगा कि हम इसे कब तक रखेंगे? अधिक देरी तक। हमारे पास जब शीत भंडारण रहेगा तभी तो रखेंगे।
यदि शीत भंडारण नहीं रहेगा तो ये आलू क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसके लिए हमें शीत भंडारण की भी आवश्यकता है, ताकि हम आलू प्याज़ों को उसमें रख सकें और अच्छी कीमत मिलने पर उसे बेच सकें। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गाँव में हम शहर संग्रह केंद्रों की शुरुआत कर सकते हैं। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गाँव यानी कि जो वन है, जहाँ जंगल है, उनके निकटवर्ती, जंगल के जो निकटवर्ती गाँव हैं, हम शहद संग्रह केंद्रों की शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पे जंगल होते हैं वहाँ पे मधुमक्खियाँ भी रहती हैं, यानी कि हम वहाँ पे शहद वाली फैक्ट्री क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। और शहद हमें कहाँ से मिलता है, मधुमक्खियों से, जहाँ किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सकें और सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूँ, टमाटर और फल इत्यादि, जिसे बाहरी बेरोजगारों में बेचा जा सके। इसके लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है या अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान कर सकते हैं। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि गाँव में रोजगार कैसे दिया जाए, यानी कि जो जंगल के पास गाँव है उनमें शहद संग्रह केंद्र खोल सकते हैं, शीत भंडारण बनवा सकते हैं या अन्य ऐसी चीज़ों से हम रोजगार दिला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम रोजगारों का क्या कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आप लोगों को एक सवाल देते हैं कि आप अपने विचार से सोचिए कि आपके क्षेत्र में किन किन समूहों के लोग रहते हैं और कितने लोग बेरोजगार हैं, अल्प बेरोजगार हैं। क्या आप कुछ उपाय सुझा सकते हैं जिन पर अमल किया जा सके। यह हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम लोग सोचें समाज के बारे में, यानी कि हमें रोजगार कैसे देना है, यानी कि कुछ ऐसा वर्क करें ताकि इस समय तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान समय के, वह कह रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। यानी कि कोई भी चीज़ जो है हमें खुद यहीं पे उपजाना है। तो हमें यहीं पे उपजाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्किल की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो हमें स्किल कैसे डेवलप करना है, माइंड कैसे डेवलप करना है, कैसे शिक्षित बनना है, शिक्षा को कैसे देना है, कैसे एक सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं एक सुसज्जित समाज का निर्माण कैसे करना है, इसे हम खुद अपने मन से विचार कर सकते हैं। क्योंकि मेरा माइंड है, अपने मन से अपना हम लोग विचार कर सकते हैं और अच्छे तरह से सोच सकते हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। निश्चित है कि आपको बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने की आयु वर्ग 5 से 29 वर्ष में लगभग 60% बच्चे हैं। 5 वर्ष से लेकर के 29 वर्ष तक के बच्चे 60% हैं जो क्या होते हैं, विद्यालय जाते हैं। इन्हें आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इनमें से 51% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं। अब देखिए, जो 60% है, 5 से लेके 29 वर्ष तक, ये सभी लोग विद्यालय में नाम है, लेकिन इसमें से केवल 51% ही क्या करते हैं, विद्यालय जाते हैं। शेष विद्यालय नहीं जाते हैं। वे या तो घर पर रहते होंगे या उनमें से अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे होंगे। बाल श्रमिक यानी कि आप लोग देखते हैं कि 14 वर्ष से जो नीचे का आयु वाला लड़का होगा वह काम करेगा तो वह बाल श्रमिक में आ जाता है। इस पे प्रावधान भी है, कानून भी बना है संविधान में। ठीक है, तो या तो वह क्या करते हैं, बाल श्रमिक होते हैं, या पढ़ने ही नहीं जाते हैं, घर पे ही रहते हैं, या कोई अलग काम करते हैं या टाइम पास करते हैं। ठीक है, यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें अधिक से अधिक किसकी ज़रूरत पड़ेगी, शिक्षकों की, कमरों की। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपने आसपास के गांव में देख सकते हैं, अपने आसपास के गांव में क्या, अपने ही गांव में अपने आसपास देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरा बच्चा है, ठीक है, वह स्कूल जा रहा है और हमारे पड़ोसी जो हैं उनके भी 4-5 बच्चे हैं, वह क्या हो रहे हैं, विद्यालय नहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, नहीं मतलब इधर उधर कोई फालतू काम कर रहे हैं, उसी तरह आवारे जैसे घूम रहे हैं। और हम सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चे को भेज कर एक बेहतर इंसान बना दें। तो निश्चित है बेहतर इंसान बना पाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर वैसा नहीं है, वातावरण वैसा नहीं है, माहौल वैसी नहीं है। क्योंकि यह केवल स्कूल में 8 घंटा रह रहा है, बाकी रहने के बाद इन्हीं लोगों के साथ तो रहेगा या इन लोगों का तो प्रभाव पड़ेगा। तो यदि हम इन 4-5 बच्चों को प्रेरित करके
इनको मोटिवेट करके विद्यालय भेजें तो 4-5 बच्चों को पढ़ाने के लिए भी मास्टरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब मास्टरों की ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार क्या करेगी? योजना निकालेगी, वैकेंसियाँ निकालेंगी। जैसे मान लीजिए यदि एक सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक है, तो लोग क्या कहते हैं कि डॉक्टरों की वैकेंसी नहीं आ रही है। सरकारी स्कूल है, शिक्षकों की वैकेंसी नहीं आ रही है। अरे यार क्यों नहीं आ रही है? इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हम अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, विद्यालय नहीं भेज रहे हैं, तो इसके वजह से वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं। यदि मान लीजिए एक अस्पताल है और यहाँ पे छोटे छोटे अस्पताल हैं और ये एक सरकारी अस्पताल है, तो ये सब प्राइवेट अस्पतालें हैं, तो यहाँ पे हम अपना इलाज करा ले रहे हैं, यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं ना पड़ेगी। तो सरकार क्या करेगी? वैकेंसी निकालेगी? कभी भी नहीं निकालेगी, जाहिर सी बात है। तो इन सभी बातों को हमें गहराई से समझना पड़ेगा और इस पे मंथन करना पड़ेगा ताकि हम आने वाले समय को बेहतर बना सकें, ठीक है। तो देखा जाए अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। यहाँ पे कह रहा है एक नीति आयोग द्वारा अध्ययन के मुताबिक, ठीक है, केवल शिक्षा के क्षेत्र में 20 लाख रोजगारों को क्या किया जा सकता है? सृजन किया जा सकता है। यानी 20 लाख लोग क्या कर सकते हैं? रोजगार पा सकते हैं। किसके क्षेत्र में? केवल शिक्षा के क्षेत्र में। यानी कि जो 60% में से 51% ऐसे हैं, जैसे कि हमने अभी देखा है यहाँ पे कि जो हैं 60%, इनमें से 51% ऐसे लोग हैं जो विद्यालय नहीं जाते हैं। यानी कि जब वो 51% लोग विद्यालय जाने लगेंगे तो हम शिक्षा के क्षेत्र में केवल कितने लोगों का रोजगारों का सृजन कर सकते हैं? 20 लाख लोगों का, ठीक है। यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे रोजगार का सृजन होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में भी सक्षम होंगे, जिन पर हम अध्याय 1 में चर्चा कर चुके थे। अध्याय 1 में हम लोग चर्चा कर चुके थे विकास पर, और इन्हीं सभी बातों को यदि हम अच्छे से समझें, ध्यान से देखें, तो हम क्या कर पाएंगे? एक अच्छे रोजगार का सृजन कर पाएंगे, विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाएंगे और हम एक बेहतर समय के लिए बेहतर इंसान बन पाएंगे। प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। कोई भी राज्य हो, कोई भी प्रदेश हो, वहाँ के जो भी निवासी होते हैं वह क्या चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक आय मिले, अधिक से अधिक रोजगार मिले। जैसे कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो जो घर पे बैठा है वह यही सोच रहा है कि मैं कौन सा रोजगार करूं, कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा धंधा करूं। सभी लोग बिजनेस की चाह में, रोजगार की चाह में पड़े हैं, लगे हुए हैं। और इन्हीं सभी बातों को हम आगे वाले टॉपिक में जानेंगे, संगठित और असंगठित, यानी कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के बारे में। उसमें भी बहुत मजा आएगा। तो वृद्धि करने की संभावना होती है। यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं में माध्यम से हो सकता है। यानी कि जो पर्यटन है, घूमने का स्थान है, या क्षेत्रीय शिल्प है, उद्योग है, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नवीन नए नए सेवाएं हैं, इनमें भी क्या हो सकते हैं? रोजगारों में वृद्धि हो सकती है और अच्छे पैसे हमें आय मिल सकते हैं। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजनाएं एवं सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी। इसमें जो है क्या होती है कि सरकारी सहायता की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि पर्यटन होता है जो, इसमें मान्यता लेनी पड़ती है, यानी कि सरकार से भी क्या करनी पड़ती है? सहायता लेनी पड़ती है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रतिवर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। जितने भी पर्यटन स्थान हैं, यदि उन सभी पर्यटन स्थानों का हर वर्ष सुधार होता है, प्रतिवर्ष सुधार होता है, तो हम 35 लाख लोगों को क्या कर सकते हैं? रोजगार दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, बीच में कुछ जानते ही हैं लोग, चमचे जिसे कहते हैं। जैसे कि यदि मान लीजिए कुशीनगर है, कुशीनगर का जो पर्यटन स्थल है, यदि वहाँ पे प्रतिवर्ष सुधार किया जाए तो मान लीजिए ये तो 35 लाख क्या कर रहा है? पूरे इंडिया का दे रहा होगा ना। यदि पूरे इंडिया के जितने भी पर्यटन हैं, यदि वहाँ पे पर्यटनों का सुधार किया जाए तो 35 लाख से अधिक दे सकते हैं। तो यदि मान लीजिए सपोज दैट कुशीनगर है,
कुशीनगर को जित पर्यटन स्थान है यदि उन लोगों को उनका सुधार किया जाए तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं हम लोग अपने क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सकते हैं, सफाई उफाई करने के लिए, अन्य चीज़ें रंगाई पुताई करने के लिए। हम जानते हैं कि चर्चा किए गए कुछ सुझावों के अमल में लंबा समय लगेगा और लग भी गया। हम क्या जानते हैं, जाहिर सी बात है कि समय थोड़ा अधिक हो गया होगा, लेकिन आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अतः छोटी अवधि के लिए हमें कुछ द्रुत उपायों की ज़रूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। यानी कि जितने भी अभी तक हम लोगों ने टॉपिक पर बात किया, यदि इन सभी चीज़ों पर, इन सभी मसलों पर विचार किया जाए तो हमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन अधिक समय लगेगा लेकिन एक अच्छे और बेहतर समय का, अच्छे समाज का तो निर्माण हो जाएगा। और 625 जिलों में अभी काम का अधिकार लागू किया गया है, जिसे मनरेगा कहते हैं, मनरेगा 2005। उसके अंतर्गत उन सभी लोगों को काम करने में सक्षम है जिन्हें काम की ज़रूरत है, और सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। अधिनियम के अंतर्गत इस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि के उत्पादन में मदद मिलेगी, उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। मनरेगा 2005 के अंतर्गत लोगों को एक वर्ष में 100 दिनों का काम देने का क्या हुआ है, प्रावधान है, गारंटी दी गई है रोजगार देने की। यदि 100 दिनों का रोजगार वह नहीं देती है तो वह उन मजदूरों को क्या करेगी, बेरोजगारी भत्ता देगी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। कल के टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन, आखिर में संगठित और असंगठित क्षेत्र हैं क्या, इन्हें क्यों विभाजन किया गया और विभाजन करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो दोस्तों आज हम लोग जाने हैं कि रोजगार का सृजन कैसे करें। हम आपको बता दें कि आप लोग इस पर ज़रूर मंथन करिएगा कि रोजगार का सृजन कैसे करें। इस समय जो सबसे बड़ी गंभीर स्थिति है वह अल्प बेरोजगारी और बेरोजगारी की है। बेरोजगारी को हम कैसे ख़त्म करें और रोजगार हर व्यक्तियों को कैसे दिलाएं, इस पे हम सभी लोगों को मंथन करना होगा। यानी कि हम सुधरेंगे और जग सुधरेगा। धन्यवाद।